नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आजकल मैं आपके सामने जो डेली क्राइम की स्टोरी लेकर आ रहा हूँ, रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताता हूँ कि हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ टाइम ट्रेवल की घटनाएं हुई हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ जो हैं वो पसंद भी आती होंगी। पसंद आती हैं तो फिर थोड़ा सा हमको मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं। आज की जो मैं कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, ये उत्तर प्रदेश जिले के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। अमरोहा जिले में, उत्तर प्रदेश में जो अमरोहा है, अमरोहा जिले में एक गांव पड़ता है बावनखेड़ी। बावनखेड़ी में 15 अप्रैल 2008 को अचानक से पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है। घंटी बजने के बाद वहां से अटेंड किया जाता है कॉल, और गांव के एक व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि एक परिवार के 7 लोगों का कत्ल हो चुका है और उसके परिवार की 7 बॉडियां उस घर में पड़ी हुई हैं। जो वहां के थाने के लोग थे, उन्होंने तुरंत वहां के इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर पहले तो इस वाली घटना को सुनने के बाद दंग रह गए और तुरंत मौके पर फोर्स के साथ पहुंचते हैं। जब वो फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां 7 लोगों का कत्ल हुआ पड़ा है, जिनको कि कुल्हाड़ी से काटा गया था, जिसमें 3 व्यक्ति थे, 3 महिलाएं थीं और एक छोटा सा बच्चा था। इंस्पेक्टर तुरंत इसके बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं, क्योंकि मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर था, तो सीनियर ऑफिसर्स को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं। सीनियर ऑफिसर जो आला अधिकारी थे तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। कप्तान जो थे वहां के एसएसपी, वो खुद मौके पर पहुंचते हैं। वहां की सारी कंडीशंस देखने के बाद में वो तुरंत उस समय के लखनऊ तक की खबर पहुंचा दी जाती है, लखनऊ यानी कि मुख्यमंत्री तक। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उस समय पर थी सुश्री मायावती जी, उनको भी इसके बारे में खबर दे दी जाती है, क्योंकि जो घटना थी वो काफी बड़ी थी। पुलिस मौके पर 7 बॉडियों का देखती है। देखने के बाद फोरेंसिक विभाग को फोन करती है। फोरेंसिक टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड वाले पहुंचते हैं। उस एरिया को कवर कर लिया जाता है। एरिया को कवर करने के बाद में जो वहां की बॉडी थी, उन सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और वहां जो उनकी एक बेटी बची हुई थी, जो बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी, परेशान थी, बदहवास हालत में थी, उसको सांत्वना दी जाती है। उसके साथ सहानुभूति प्रकट की जाती है। उसको समझाया जाता है कि अब जो हुआ है वो हो चुका है, लेकिन अभी हम तुम्हारे साथ में हैं। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में पता लगाती है कि इस बेटी का नाम है शबनम, और जो कत्ल हुआ है वो उसके माँ बाप का हुआ है, भाई का हुआ है। जो 2 भाई हैं उनका कत्ल हुआ था। माँ बाप थे, एक भाभी थी, एक मौसी की बेटी थी शबनम की, और एक भतीजा। ये 7 लोगों का कत्ल हो चुका था। पुलिस उस समय तो शबनम को सहानुभूति देती है, सब कुछ करती है। सहानुभूति देने के बाद में फोरेंसिक जो विभाग की टीम थी वो अपना काम करती है, चारों तरफ अपना देखती है, जांच पड़ताल करती है। डॉग स्क्वाड वाले जो थे वो अपने डॉग्स को लेकर पूरे गांव में घूमते हैं कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कोई सुराग कहीं से नहीं मिला था। जब शबनम के साथ पूछताछ करना चाहती है पुलिस, तो गांव के लोग बताते हैं कि इसके साथ तो सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और आप उसी के साथ में ही पूछताछ कर रहे हो। दूसरे दिन मौके पर खुद हमारी जो उस टाइम की माननीय मुख्यमंत्री जी थी, सुश्री मायावती जी, वो अपने हेलीकॉप्टर से गांव बावनखेड़ी पहुंचती हैं। उस बेटी से मिलती हैं जिसका पूरा परिवार जो था वो खत्म हो चुका था। उसको सहानुभूति प्रकट करती है, सांत्वना देती हैं, और 5 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए ऐलान कर देती हैं। 5 लाख का मुआवजा सुनने के बाद में पूरा गांव जो था वो खुश था। तो ये कहती है कि चलो कहीं तो इस बेटी का कोई ना कोई साथ देने वाला है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में पाती है कि ये जो बेटी है, इसके पिता थे शौकत। शौकत जो थे वो एक लेक्चरर थे एक कॉलेज में। काफी संपन्न परिवार से लोग करते थे, काफी संपन्न परिवार था इनका। तो जो शौकत जो थे लेक्चरर थे, उनके 2 बेटे थे और एक बेटी शबनम। एक बेटा उनका इंजीनियर था और एक जो था वो एमबीए कंप्लीट कर चुका था। एक बेटे की शादी हो चुकी थी जिससे 11 महीने का बच्चा भी था, और एक
शबनम की मौसी की बेटी उनके घर पर आकर रहती थी। शबनम जो थी वो खुद भी डबल एमए थी, 2 बार एमए कर चुकी थी। क्योंकि संपन्न परिवार से थी, पिता लेक्चरर थे, उन्होंने अपनी बेटी को भी काफी पढ़ाया, 2 बार एमए कराई। पूछताछ में जब इतना पता चला, उन्होंने फिर शबनम से पूछा कि उस वक्त आप कहाँ थे जब इन सबका कत्ल हुआ था। तो शबनम अपनी पूछताछ में बताती है, अपने बयान देती है कि जो कातिल थे, जो घर में आए थे, जिन्होंने कत्ल किया है, वो सीढ़ियों के रास्ते से घर में आए थे। और क्योंकि मैं उस समय बाथरूम में थी, इसलिए मैं बच गई, लेकिन इन सबका कत्ल हो गया। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उनको पता चलता है कि जो सीढ़ियों का जो गेट था, जो वहां से सीढ़ियां जाती हैं, जीना जो होता है वहां गेट होता है, वो गेट तो अंदर से बंद था। जब वो गेट अंदर अंदर से बंद था तो वो दोबारा पूछताछ करते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये ऊपर से आए थे। तो वो ये कहती है कि हो सकता है कि कहीं से बाहर से आए हों, सीढ़ी से ना आकर कहीं से दीवार कूद कर आ गए हों। पुलिस फिर देखती है कि इसके घर की दीवार जो है 14 फीट ऊंची है, और 14 फीट ऊंची दीवार को कूद कर घर में एंट्री करना बहुत ज्यादा आसान काम नहीं है। हो सकता है कि वो सीढ़ी लेकर आए हों। सीढ़ी अगर कहीं दीवार पे लगाएंगे, प्लास्टर की सीढ़ी, वो प्लास्टर की दीवार थी, अगर कहीं सीढ़ी लगाकर आएंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, तो पूरी दीवार पर कहीं तो सीढ़ियों के भी निशान होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं मिला। अगर कातिल सीढ़ी से आए थे तो वो सीढ़ी को वापस क्यों ले गए? पुलिस अभी भी गुमराह थी। 16 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम में आता है कि इन सबको मारने से पहले जहर दिया गया था, और किसी ने भी अपने कत्ल का विरोध नहीं किया था। अगर आप कभी किसी को कुल्हाड़ी से काटो किसी को, तो उसका विरोध तो कोई ना कोई तो जरूर करेगा, लेकिन जब इन सबका मर्डर हुआ था तो किसी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया था। और विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि सबकी मौत पहले ही हो चुकी थी, जहर लेकर। सबकी मौत जहर देकर हो चुकी थी। पुलिस समझ चुकी थी, उनको कहीं ना कहीं शबनम का इसमें हाथ नजर आ रहा था, लेकिन शबनम से ठीक तरीके से पूछताछ नहीं कर पा रही थी। परिवार के 7 लोगों को जहर दिया गया था, लेकिन शबनम को जहर नहीं दिया गया। शबनम का कत्ल भी नहीं हुआ, जबकि शबनम घर में ही मौजूद थी। तो पुलिस जो है वो शबनम की कॉल डिटेल को खंगालती है। कॉल डिटेल खंगालने के बाद उनको पता चलता है कि शबनम की एक व्यक्ति से काफी बातें होती हैं, बहुत ज्यादा बातें होती हैं। और जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन भी करीब 20-25 कॉल पर इस व्यक्ति से बात की गई थी। व्यक्ति का नाम था सलीम, जो उसी गांव का रहने वाला था। जब उन लोगों का मर्डर हुआ था उससे थोड़ी देर पहले 1 बजे के आसपास उससे बात हुई थी, और जब इनका मर्डर हो गया था उसके करीब 10-15 मिनट बाद भी सलीम से शबनम के द्वारा फोन पर बात की गई थी। पुलिस को सलीम की तलाश थी। सलीम के बारे में पता लगाती है, पुलिस सलीम को तक पहुंचती है, सलीम को पकड़ती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ करती है, जब पूछताछ थोड़ा कड़ाई से करती है तो सलीम जो था वो टूट जाता है, वो सारी बातें बताने लगता है। सलीम ने अपने बयानों में बताया कि मैं और शबनम, हम जो दोनों प्यार करते थे। क्योंकि शबनम जो थी एक संपन्न परिवार से थी और मैं थोड़ा गरीब परिवार से था। शबनम डबल ए में थी और मैं 5वीं क्लास पास हूँ। हम दोनों प्यार करते थे। शबनम ने इसकी बात की चर्चा अपने घर पे भी चलाई थी, लेकिन उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। अब हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन बन चुका था। शबनम जो थी वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब ये डर था कि ना तो बच्चे को गिरवा सकते हैं और ना ही उसकी फैमिली वाले मान रहे। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो दोनों मिलकर एक नया षड्यंत्र रचते हैं। 14 तारीख को सलीम शबनम के घर पहुंचता है और जहर देकर शबनम को जहर की पुड़िया देता है और आगे की कार्रवाई शुरू करवाता है। शबनम पूरे घर को चाय में, जो चाय उबलती है, चाय में सबको जहर दे देती है। जहर देने के बाद में सबको नींद सुला देती, मौत की नींद सुला देती है।
लेकिन उसको विश्वास नहीं था कि जहर से सभी लोग मरेंगे या नहीं मरेंगे। इसलिए वो सलीम को कॉल करती है और बताती है कि सब लोग मर चुके हैं, लेकिन मुझे को अभी कंफर्म नहीं है कि ये लोग मरेंगे या नहीं मरेंगे। रात को करीब 1 बजे गेट खुलता है, सलीम घर में एंट्री करता है कुल्हाड़ी के साथ, और शबनम के सामने ही उसके परिवार के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से काट काट के मारता है। और शबनम ये सारे नज़ारे खुद अपनी आंखों से देख रही होती है। सबको मारने के बाद में सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां से चला जाता है और रास्ते में एक नहर में उस कुल्हाड़ी को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद शबनम का दोबारा फोन पहुंचता है सलीम के पास, और वो बताती है कि इन सब में 11 महीने का एक बच्चा है जो मेरा भतीजा है, वो बच गया है, वापस आओ और उसको भी मार दी। तो सलीम कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, वापस आऊंगा तो हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊं, कोई देख ले, इसलिए काम करो, उस 11 महीने के बच्चे को तुम गला दबाकर मार दो। शबनम खुद उस बच्चे को तब तक गला दबाकर मारती रहती है जब तक वो अपना बच्चा जो था वो दम नहीं तोड़ देता। दोनों की बयान होते हैं, बयानों में फिर कुल्हाड़ी जो होती है वो भी बरामद कर ली जाती है, और वहां पर सजा होती है इन दोनों को। सजा होने के बाद में कोर्ट में मामला पहुंचता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है दोनों को फांसी की सजा सुना देती है। जब उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, दोनों लोग अपनी याचिका जो है वो डालते हैं हाई कोर्ट में कि शायद हमारी कुछ सजा जो है वो माफ हो जाए। लेकिन उनको हाई कोर्ट से भी माफीनामा नहीं मिलता, जबकि उनको हाई कोर्ट से भी फांसी की जो सजा थी वो बरकरार थी। अब वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो थी वो भी फांसी की सजा को बरकरार रखती है और उनकी सजा को कम नहीं करती है। इसके बाद मामला जो था ये अपनी पिटिशन जो थी दया याचिका डालते हैं उस समय के माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए, जो उस समय पर थे श्री प्रणब मुखर्जी जी। लेकिन वो भी ये कह देते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा हत्याकांड है, इसमें इसको सजा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको फांसी की सजा जो है इसकी कम नहीं की जाएगी, और इसकी उम्र कैद में ना बदल के इसको फांसी ही दी जाएगी। उसके बाद जो उसके वकील थे सेहर नकवी, वो यूपी की जो गवर्नर थी उस टाइम पर आनंदीबेन पटेल, उनको पत्र लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि हमारे पूरे भारत में आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई है। अगर इसको फांसी की सजा दी जाएगी तो इसमें हमारे देश की बदनामी होगी, तो इसकी जो सजा है उसको कम से कम उम्र कैद में तो बदल दीजिए। तो लेकिन उस समय तक जो मामला था, अभी जो उनकी कंडीशंस थी जो भी थी, वो दोनों जेल थे उस टाइम पर, और जेल में होने के दौरान ही 2 महीने बाद शबनम को एक बेटा होता है, और बेटा होने के बाद में 6 साल तक जो बच्चा था वो शबनम के साथ जेल में रहता है। उसके बाद वहां के एक पत्रकार थे सैफी। सैफी जो पत्रकार थे वो उस गांव में शबनम से और शबनम के परिवार से काफी ज्यादा घुले मिले हुए व्यक्ति थे, क्योंकि वो गरीब थे तो उनके फैमिली वाले उनको पढ़ने में मदद करते थे। तो सैफी जो दंपत्ति थे वो शबनम के बेटे को गोद ले लेते हैं और वो उसकी देखरेख करना शुरू कर देते हैं। ये घटना इतनी बड़ी घटना थी कि लोगों को, बावनखेड़ी गांव के लोगों को और उसके आसपास के गांव के लोगों को शबनम नाम से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम शबनम रखना पसंद ना करके और साफ कह दिया कि इस गांव में कोई भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखेगा। उनको शबनम नाम से इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी जहां एक लड़की ने, काफी पढ़ी लिखी फैमिली, पूरा संपन्न परिवार, जहां माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, डबल एमए कराते हैं, डबल एमए कराने के बाद में उसके बच्चे जो थे, भाई जो थे, उसमें एक इंजीनियर, एक एमबीए, पूरा संपन्न परिवार था, और एक 5वीं क्लास फेल लड़के के प्यार में पड़ के उसने अपने सामने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। 11 महीने के भतीजे को भी नहीं छोड़ा। वो दर्दनाक मौत दी के पहले खुद ने सबको पहले जहर दिया, और जहर देने के बाद में
अपने प्रेमियों को बुलाकर अपनी आंखों के सामने कुल्हाड़ी से सबको कटवाया। इतनी भयावह स्थिति रही, इतनी दर्दनाक स्थिति। कोई बेटी इस तरीके की घटना कैसे कर सकती है? दिल झंझोड़ देने वाली कहानी। अब अपने परिवार में ही संभल कर रहना पड़ेगा, ऐसा लोगों का कहना है। अगर कभी किसी को किसी से प्यार हो जाए तो आज के समय में लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी को किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हैं। अपने परिवार के साथ लोगों का मर्डर करवा दिया एक लड़की ने। तो कहानी कुछ दिल झंझोड़ देने वाली कहानी थी, लेकिन रियल कहानी अमरोहा जिले की। तो इस कहानी से सुनाने के बाद में मुझे जो फील हुआ वो ये हुआ कि कभी किसी को इतना प्यार में नहीं पड़ना चाहिए कि वो अपने परिवार को, जो उनका पहला प्यार है, जो माँ बाप है, जिन्होंने पैदा किया है, उनका कत्ल करने तक के लिए लोग मजबूर हो जाए। लिमिट में रहेंगे, अच्छा रहेंगे। प्यार है, आज तुमको इससे प्यार है, लेकिन इस धरती पर अगर तुम आए हो तो वो तो अपने माँ बाप की बदौलत आए हो। अगर तुम प्यार करने के काबिल भी हुए हो तो वो भी तो अपने माँ बाप की वजह से ही हुए हो। इस दुनिया में अगर आपका नाम हो रहा है, आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ आपके माँ बाप की बदौलत ही है। आप उनको मत भूलो, अपने परिवार को मत भूलो। प्यार में आके लोग, प्यार में पड़ने के बाद में लोग इतनी जल्दी कत्लेआम पर उतर आते हैं जैसे उनके साथ में कुछ होना ही नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे जो है उनको किसी से प्यार हो जाएगा और ऐसा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ में कर दें, तब फील होगा कि हम कितना गलत करते थे और हम कितना गलत सोचते थे अपने परिवार के बारे में। तो ये कहानी है, आपको सुनाई, आप तक पहुंचाई। आपको सुनकर कैसा लगा? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और फिर किसी अगली कहानी के साथ मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।